नमस्कार दोस्तों। आज हम कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के बारे में बात करेंगे, जिसे कांग्रेस विभाजन भी कहते हैं। इसमें जो कांग्रेस थी या कांग्रेस के जो लोग थे, इसमें दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। ये घटना सन 1907 की है। इस समय जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष थे जो उदारवादी दल के नेता थे। अब क्या था इसमें, नरम दल और गरम दल। नरम दल में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब अली, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो प्रमुख नेता थे। अगर हम गरम दल की बात करते हैं तो इसमें लाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये उसके प्रमुख नेता थे। तो इसमें हुआ क्या था कि इसमें नरम दल और गरम दल में 1907 में विभाजन हुआ था, जो कि प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, ये जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, ये तापी या ताप्ती नदी के तट पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तापी, या उसी को ताप्ती नदी भी कहते हैं, इसके तट पे हुआ था। और इस समय के अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। अगला टॉपिक अगर हम बात करते हैं दिल्ली दरबार, तो दिल्ली दरबार बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें हुआ था ये था कि ये सन 1911 में हुआ था। 1907 के बाद अब आ जाते हैं 1911 में। दिल्ली दरबार में ये हुआ था कि जो महारानी जॉर्ज पंचम थे और जो महारानी थी वो विलियम मैरी थी। ये जो हैं इंग्लैंड से दिल्ली आए हुए थे उस समय। अच्छा, दिल्ली की अगर स्थापना किसने की थी तो अनंगपाल ने की थी, इतना याद रखिएगा। और उस समय के जब ये आए थे तो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। तो ये जब दिल्ली आए हुए थे तो इसमें कुछ चीज़ों को जो है बात उठाई गई थी, कुछ मुद्दों पे बात हुई थी, जिसके फैसले में ये लोग आए हुए थे। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें बंगाल विभाजन को सबसे पहले रद्द कर दिया गया था। पहला पॉइंट क्या है कि इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और दूसरा ये था कि इसमें मांग की गई थी कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हो जाए। तो अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1 अप्रैल 1912 या किस सन में जो है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनी? तो 1912 में बनी। किसके आधार पे? तो दिल्ली दरबार 1911 के आधार पे। ठीक है। इस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। और इस समय जो कमेटी बैठी थी, इसी कमेटी के कहने पे जो है दिल्ली दरबार हुआ था। तो इस कमेटी को कहते हैं अरुणडेल कमेटी। इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अरुणडेल कमेटी। तो इतना सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं दिल्ली या हार्डिंग बम कांड, ये 1912 में ही हुआ था। ठीक है। कब? जब 1912 में क्या हुआ था, दिल्ली की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली हो गई थी, मतलब ऐसी मांग की गई थी। और 1912 में ये चीज़ हो गई थी कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी बन गई थी। तो अब अगर हम बात करते हैं उसी सन की बात है 1912 की, दिल्ली हार्डिंग बम कांड। ठीक है, दिल्ली बम कांड या हार्डिंग बम कांड। तो इसमें क्या, रास बिहारी घोष ने हार्डिंग पर बम फेंका। रास बिहारी बोस है यहाँ पे। कौन है? रास बिहारी बोस। ये सुभाष चंद्र बोस के साथ में काम करेंगे। दरअसल दो व्यक्ति इसके पहले मैं बता चुका हूँ। पहले हैं रास बिहारी घोष और दूसरे हैं रास बिहारी बोस। तो इन्होंने जो है हार्डिंग बम कांड, तो इन्होंने हार्डिंग एक जो है उस समय के वायसराय थे, इसके ऊपर बम फेंका। और इससे गिरफ्तारी के बचने के लिए ये कहाँ चले गए थे? जापान चले गए। और जापान में जाके इन्होंने शादी कर ली। इसलिए रास बिहारी घोष को जापानी, मतलब बोस को जापानी दामाद भी कहते हैं। अगर पेपर में आए कि वो कौन सा नेता है जिसे जापानी दामाद के नाम से जाना जाता है, तो रास बिहारी बोस। अगर एक घोष भी हो सकता है, दूसरा बोस भी, तो इस पर ध्यान देना, रास बिहारी बोस होने चाहिए। तथा इन्होंने फिर क्या किया था, जापान में जाकर सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था। ये सुभाष चंद्र बोस वाले रास बिहारी बोस हैं। क्लियर? अब अगर हम इसके बाद में बात करते हैं, एक छोटा सा कांड है जो मुजफ्फर, मतलब बिहार में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। हुआ ये था कि वहाँ के एक न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, ये बहुत अत्याचारी था। तो एक दिन हुआ क्या कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ये दोनों गए और उसकी जो बग्घी थी उस पर बम फेंका। लेकिन बम फेंकने के बाद क्या हुआ, एक जो थे वो मिस्टर कैनेडी थे, ये अंग्रेज मतलब जो थे वायसराय थे, या मतलब अंग्रेज अधिकारी थे, वायसराय नहीं थे। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे मिस्टर कैनेडी, ये भारतीय सपोर्टर थे, मतलब ये भारतीयों के पक्ष में रहते थे। लेकिन अब जब इन्होंने जो है किंग्सफोर्ड पर बम फेंका इनकी बग्घी पे, तो उसमें और कोई नहीं बैठा था बल्कि मिस्टर कैनेडी की फैमिली, इनकी बेटी और वाइफ बैठी थी। तो ये दोनों क्या होते हैं, जब इनकी वाइफ और बेटी मर जाती है तो उसके डर से या एक प्रकार से सम्मान की वजह से कि मतलब हमने जो है गलत काम किया, तो उसमें क्या हुआ, प्रफुल्ल चाकी तो फांसी को लगा लेते हैं, अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भागते हुए जा रहे थे, रेलवे स्टेशन में पकड़े गए और मार दिए गए। लेकिन
कई जगह ये मिलता है कि इन्होंने फांसी लगा के मतलब सुसाइड किया था कुछ भी किसी भी कारण से, और उसी समय खुदीराम बोस थे, इनको फांसी दी गई थी सबसे कम उम्र में। फांसी पाने वाले कौन है? खुदीराम बोस। पूछा जाए अगर वो कौन सा जो है 1857 मतलब इधर गांधी युग में वो कौन सा नेता है जिसको मतलब सबसे कम उम्र में या मतलब फांसी दी गई, तो वो खुदीराम बोस हैं। बल्कि ये नेता नहीं मतलब कि आंदोलनकारी थे, तो उग्रवादी दल के थे खुदीराम बोस। तो इनको 15 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में फांसी दी जाने वाली इन्हीं को है, सबसे कम उम्र में फांसी इन्हीं को दी गई थी। अब अगर हम बात करते हैं लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता सन 1916, इसी को हम कहते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। क्लियर? इसमें हुआ ये कि इस समय के जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। ये कई बार पूछा गया है कि जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार थे। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें मुस्लिमों को नरम दल, गरम दल, इसमें सभी को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? लखनऊ समझौते में जो भी नरम दल, गरम दल या कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन इसी को कहते हैं, इनको बुलाया गया। और बुलाने के बाद ये हुआ कि इसमें भाई इन लोगों में विवाद चल रहा था, तो एकता भारत के लिए उस समय बहुत ज़्यादा जरूरी तो जब इनको समझाया गया तो उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे, और नरम दल और गरम दल ये दोनों पार्टियां एक हो गई थी। लखनऊ समझौते में मुख्यतः ये बात हुई थी। तो वहाँ से हो जाता है हमारा लखनऊ समझौता। अब लखनऊ समझौता के बाद में हम लोग आते हैं 9 जनवरी 1915 में गांधी जी जो हैं भारत वापस आए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। तो जब ये भारत वापस आए थे गांधी जी, कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 9 जनवरी को ही तो हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस, तो ये क्या है? इसीलिए मनाया जाता है। तो अब अगर हम बात करते हैं इसमें गांधी जी भारत आए थे 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। तो जब 1916 में लखनऊ समझौता हुआ तो इसी में एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये पेपर में पूछा जाता है। ये बिहार के चंपारण के निवासी थे। जब गांधी जी आए तो गांधी जी के साथ ये पटना गया। कब गया? 1917 में। ये गांधी जी से मिलने गया और गांधी जी को पूरी जो है अंग्रेज़ों के अत्याचार को बताया कि ऐसा है कि जो हमारी खेती होती है उसके 20 अगर भाग कर दिए जाएं तो 20 भाग में एक मतलब उसका जो 3 भाग निकाल लिया जाए तो उसमें अंग्रेज़ जो है नील की खेती करते हैं। देखो 20 भाग में 3 भाग में अंग्रेज़ ले लेते थे और 17 भाग इन लोग को मिलता था। तो अब 3/20 भाग में अंग्रेज़ जो है नील की खेती करते थे। इसको कहते थे तिनकोठिया प्रणाली। क्या थी तिनकोठिया प्रणाली में? 3/20 भाग जो है अंग्रेज़ों को देना पड़ता था, या उसमें जो है नील की खेती करनी पड़ती थी, जो अंग्रेज़ लोग उसकी पूरी फसल का जो है फ़ायदा लेते थे। अब नील की खेती करने से क्या होता था? वहाँ की उर्वरकता शक्ति जो है वो बेकार हो जाती थी। तो इसके लिए राजकुमार शुक्ल एक किसान थे, बिहार के चंपारण के निवासी थे, गांधी जी को लेके जाते हैं। और पहला आंदोलन शायद इनका ये रहता है जो भारत में प्रथम मतलब जो है सफल आंदोलन रहता है। अभी देखते हैं इसके आगे, देखते जाइए। तो 1917 में चंपारण आंदोलन होता है। कौन कराता है इसका जो है मेन? कौन होता है? राजकुमार शुक्ल, ठीक है। अब गांधी जी भारत में आए थे और ये इनका जो है पहला जो है सफल आंदोलन हुआ था। पहला सफल आंदोलन मतलब पहली बार आए और इन्होंने कोई आंदोलन किया और वो सफल हुआ था, ठीक है। और इन्होंने तिनकोठिया प्रणाली को ख़त्म कर दिया। कोई काम नहीं होता था। गांधी जी एक उदारवादी दल के नेता थे और काफ़ी इनकी इज्जत थी, ख्याति थी। तो इनकी बात कहीं ना कहीं ये कहते थे कि जो भी अंग्रेज़ कहते हैं उसका अपोजिट करो। अपने अंग्रेजी कपड़े बेचते हैं उसको ख़रीदना बंद करो, सारी वस्तुओं का बहिष्कार करो, असहयोग आंदोलन शुरू करो। मतलब उग्रवादी ढंग से जो है ये किसी भी चीज़ को नहीं मानते थे ख़त्म कराने पे। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि कहीं ना कहीं जो है हिंसात्मक रूप से किसी चीज़ को बढ़ावा देने में इनका जो है नहीं योगदान रहा। ये अहिंसा के और सत्य के पुजारी थे, जो एक बहुत बड़ी बात होती है। आज भी साउथ अफ्रीका वगैरह में इनको बहुत लोग पूजते हैं। तो थोड़ा सा नज़रिया है इसको देखने का। अब अगर बात करते हैं इसी आंदोलन में इनकी मुलाकात जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और महादेव देसाई से हुई। इन तीनों लोग से मिले थे, ठीक है। इनकी पहली मुलाकात इनसे तभी हुई थी। अब अगर हम बात करते हैं कि ये पूछा जाने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कह दिया
और गांधी जी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दे दी। मतलब आपस में मिले, तो मिलने के बाद क्या हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जब इनसे मिले तो इन्होंने क्या कह दिया, आप मतलब इतना तेज था चेहरे पे कि इनको महात्मा बोल दिया, और गांधी जी ने इनको गुरुदेव बोल दिया। तो ये एक दूसरे को उपाधियां, तब के समय में कोई राष्ट्रपति नहीं देता था, अब तो राष्ट्रपति देता है खैर, लेकिन ये तब उपाधियां जो है इस तरीके से मिल जाया करती थी। अब थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद फैक्ट्री आंदोलन की। कौन सा? अहमदाबाद फैक्ट्री आंदोलन। इसमें हुआ क्या था कि ये सन 1918 में हुआ था, फरवरी 1918 में। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि एक महामारी चल रही थी जिसको कहते हैं प्लेग महामारी। प्लेग चल रहा था उस समय। अच्छा, जब प्लेग चल रहा था तो प्लेग बोनस, मतलब अब कर्मचारियों से कहा गया कि आप काम करें, आपको जो है बोनस दिया जाएगा। तो उसमें जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने काम किया, और बोनस जो था वो 20% पर डन हुआ था फाइनली। उन्होंने कहा था कि मालिक ने कहा था कि हम 0% बोनस देंगे, इन्होंने कोई बोनस देने की बात नहीं की, लेकिन कर्मचारियों ने कहा कि हमको 50% जो है बोनस चाहिए। यहाँ बात समझ में आई? तो अब उसके बाद गांधी, अब ये लोग भाई नहीं माने, कौन? मालिक। तो सभी जितने भी कर्मचारी थे ये पहुँचे सीधा गांधी जी के पास, और गांधी जी ने क्या किया, सबसे पहली इसी में भूख हड़ताल की थी। सबसे पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। अच्छा, गांधी जी का वही था, मतलब खाना पीना छोड़ दो, अपने आप अंग्रेज जो है बातें मानने के लिए तैयार हो, क्योंकि कुछ कानून संविधान उनका भी होता था। इंग्लैंड से हम लोग वैसे भी संविधान हर जगह से लिया गया, भी पॉलिटी जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा उसमें। तो ये सब बातें होती थी। तो इसमें गांधी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि जो मालिक थे उनसे कहा कि आप 35% जो है इनको बोनस दीजिए कम से कम। लेकिन इस पर ये लोग नहीं माने, ये जो मालिक थे ये नहीं माने। इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपके कहने पे हम इनको 20% बोनस डन किया। ठीक, इस प्रकार से सभी जितने भी कर्मचारी थे उनको 20% बोनस मिला। लेकिन गांधी जी ने कितना कहा? 35%। कर्मचारियों की डिमांड कितनी थी? 50%। मालिक कितना देना चाहता था? 0%। फाइनल कितना हुआ? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमदाबाद फैक्ट्री आंदोलन में जो बोनस था वो कितने प्रतिशत फाइनली तय हुआ था? तो 20% तय हुआ था। ठीक, बात फाइनल हुई थी। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं, एक थे अम्बालाल साराभाई। अम्बालाल साराभाई जो है इसी में इनको मिले थे, गांधी जी से मिले थे। तो इनकी जो बहन थी अनसुईया बेन, ये क्या थी? ये गांधी जी की मुख्य सहायक थी। ये जो है गांधी जी की मुख्य सहायिका के रूप में थी, जो काफ़ी सपोर्ट करती थी गांधी जी का। और अम्बालाल साराभाई के जो पुत्र थे विक्रम साराभाई, याद रखिएगा, इसरो की स्थापना इन्होंने ही की थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यही होता है फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की थी कहाँ पे? बेंगलोर में है। ठीक, किसने की थी? तो अम्बालाल साराभाई के पुत्र विक्रम साराभाई ने। और अम्बालाल जो साराभाई की बहन थी अनसुईया बेन, इन्होंने क्या, ये कौन थी? ये गांधी जी की मुख्य सहायिका के रूप में थी। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट, बढ़िया पॉइंट था। अब 1918 की अगर हम बात करते हैं तो 1918 में गुजरात या खेड़ा आंदोलन, या इसी को कहते हैं प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह आंदोलन। मतलब इसमें जो किसानों के लिए गांधी जी लड़े थे। इन्होंने कई सारे आंदोलन किए अपने भारत में। तो अब अगर इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ था कि गुजरात में एक बार क्या है, सूखा पड़ गया। लेकिन सूखा पड़ने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भाई टैक्स लेने से, इन्होंने कहा कि हम टैक्स लेके ही रहेंगे। लेकिन उसमें कई सारे गरीब थे। अब किसी के पास ज़मीन है नहीं, आई खेती नहीं हुई, तो कहाँ से टैक्स देगा? सीधी सी बात है। तो इसमें हुआ ये कि इन्होंने कहा कि अब ये लोग सभी लोग गांधी जी के पास, क्योंकि गांधी जी इतना फेमस हो चुके थे चंपारण आंदोलन के बाद से, और ये अहमदाबाद फैक्ट्री आंदोलन के बाद से काफ़ी फेमस हो गए थे। तो उसके बाद से जिसको भी समस्या होती थी, और ऊपर से बैरिस्टर भी थे काफ़ी अच्छे, तो जिसको भी समस्या होती थी सीधा गांधी जी के पास पहुंच जाते थे। तो गांधी जी इसमें भी वही काम, अनशन वाला काम। सूखा पड़ने के कारण क्या हुआ, इसमें प्रथम जन आंदोलन, मतलब ये लोगों के साथ में बैठे, और इनका जो लक्ष्य क्या था कि किसानों का टैक्स माफ़ कराना। लेकिन अंग्रेज इतने होशियार थे, या बोल सकते हो कि इतने नालायक टाइप के थे, कि इनका जो परिणाम था वो केवल, परिणाम इसमें क्या निकला, ये हुआ कि गांधी जी ने जब ये लोग नहीं माने तो गांधी जी ने कहा ऐसा है जो योग्य व्यक्ति हैं उनसे टैक्स लिया जाए, लेकिन जो बहुत गरीब हैं उनसे टैक्स ना लिया जाए। इतना तो किया ही जा सकता है।
तो इतनी सी बात केवल अंग्रेज लोग माने थे कि जिनके पास पैसा था तो उनका टैक्स लिया गया और बाकी सभी का टैक्स क्या कर दिया गया था, माफ़ कर दिया गया था। तो यहाँ पे ये बात हुई थी फाइनली गांधी जी की। तो इस प्रकार से मतलब गांधी जी का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। अंग्रेज़ों को भी नालायक नहीं बोलेंगे क्योंकि वो काफ़ी अच्छा उनका भी योगदान रहा। बहुत कुछ हम लोग को देख के गए, जैसे कि डलहौजी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेनें चली, तो ये सब चीज़ें उनका काफ़ी बहुत बड़ा योगदान है। आज इंग्लैंड का ही संविधान हम लोग देखते हैं, तो काफ़ी जगह से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है संविधान भी, तो किसी को भी हम इस तरीके से नहीं बोल सकते। खैर ठीक है, कोई नहीं। तो ये सब चीज़ें अंग्रेज मतलब कि क्या होते थे, कोई गरीबों की कोई कुछ नहीं समझते थे, प्रताड़नाएं देना ये सब उनके काम हुआ करते थे। अब अगले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक होगा होम रूल लीग स्थापना स्वशासन। इसमें ना तो इसमें बाल गंगाधर यानी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे, काला कानून रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उसके बाद जलियांवाले बाग के बारे में पढ़ेंगे। जलियांवाले बाग के बारे में तो बहुत अच्छा डिटेल्स इसमें नोट्स मैंने बनाए इस बार। खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे। उसके बाद गांधी युग में थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन से आश्रम की स्थापना की, इनकी कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं। तो ये सब चीज़ें अब जो है पढ़ने के लिए इससे जुड़े रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुंचेगी। तो नोट्स भी साथ में प्रोवाइड होते जाएंगे और नॉलेज भी प्रोवाइड होती जाएगी। हालांकि थोड़ा समय ना मिल पाने के कारण वीडियो कम डाल पाते हैं, बस इतनी सी कमी है। आप लोग इससे लगातार जुड़े रहें। आपको यह है कि कोशिश की जाएगी कि हफ्ते में 2-3 वीडियोस मिलती रहें, और 1-2 लोग और हैं जो आने वाले हैं शायद जल्दी, तो आप लोगों को उसमें भी पढ़ाने का, उनको वो भी पढ़ाएंगे और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनसे भी आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।